गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। बियॉन्ड G2 मिडिल पावर्स एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपके GS2 या GS2 ही लिखा गया हुआ, GS3 भी होगा, यानी इकोनॉमी से भी जुड़ेगा और IR से भी जाएगा ये। ठीक है, ये टॉपिक बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, उसी पे है। इसमें तो वो आर्टिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं आपको एक PDF दूंगा तो वो आर्टिकल फ्रंट पे दिखेगा, फिर उसके बाद ये होगा। ठीक है, देखिए मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि दुनिया जो चल रही है, ठीक है, वो किस चीज से चल रही है? कानून से चल रही है, कोई रूल बना हुआ है, या फिर ताकत से चल रही है, पावर से चल रही है? या मैं ये पूछूं आपसे कि पावर से चलना चाहिए या रूल से चलना चाहिए, तब आप क्या बोलेंगे? कुछ लोगों का जवाब ये होगा कि पावर से चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके का उत्तर दे रहे हैं और इस तरीके का माइंडसेट है कि पावर के पास पावर हो, उसी से देश चले सब, ठीक है, तो आप डिक्टेटर माइंडसेट के हैं। ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है आपका। अगर आप कहते हैं रूल से चले, तब तो ठीक है मामला। ठीक है, क्योंकि रूल से जब चलेगा, सारी चीजें नियम से चलेगा, तो सारे देशों को के पास इक्वल पावर होगा, सारे देश अपनी बातें रख पाएंगे। समझ में आया? अगर पावर से चलने की बात कर दे रहे हैं कि पावर से चलना चाहिए, तो पावर जो है कुछ ही देशों के पास है। चाइना, USA, रसिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज के पास पावर है, और इनसे जो है देश चलेगा, ये चलाएंगे, ये वर्ल्ड ऑर्डर सेट करेंगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है कि देश जो है, मतलब वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में पावर काम करेगा कि रूल काम करेगा। इसका जवाब ये है कि रूल काम करना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, लेकिन पावर बेस्ड काम कर रहा है। टॉपिक हमारा आज का कोर आइडिया ये है, बियॉन्ड G2। G2 कौन है? G2 पहले क्लियर कर दे। G2 कौन है? USA और चाइना। चाइना, USA और चाइना, ये दोनों क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड ट्रेड में या वर्ल्ड इकोनॉमी में, जियो पॉलिटिक्स में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अपना लोहा मनवाने का क्या मतलब है? यही तय कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, और इस आर्टिकल का मेन बिंदु ये है कि ये ना होते हुए, G2 ना होते हुए मल्टीलैटरलिज्म हो, और क्या है, मिडिल पावर को उठना चाहिए। मिडिल पावर कौन होगा? इंडिया होगा, जापान होगा, ठीक है, जो ना बहुत ज्यादा सुपर पावर है ना बहुत ज्यादा कमजोर है, बीच में है, यानी अच्छी खासा है, साख रखता है। तो इंडिया, जापान, ये सब मिडिल पावर है। अब एक एक करके हम देखेंगे इन सब चीजों को। तो G2 क्या है? G2 कौन है? यूनाइटेड स्टेट और चाइना। और प्रॉब्लम क्या है? रूल्स अपने फायदे के हिसाब से ये बनाते हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और पावर पॉलिटिक्स बढ़ा रहे हैं। देखिए, WTO है, UN है। जब वॉर हो रहा है, जब ट्रेड वॉर हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है, ट्रेड वॉर में क्या? करेंसी वॉर करते हैं लोग। ठीक है, टैरिफ वॉर करते हैं। ट्रेड वॉर में करेंसी वॉर, टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर में क्या होता है? देखिए, टैरिफ वॉर में क्या होता है, एक देश दूसरे देश से अगर दुश्मनी लेता है, तो ये X देश, ये Y देश, तो ये क्या करेगा? इसके लिए टैरिफ बढ़ा देगा, और फिर ये क्या करेगा? इसके लिए टैरिफ बढ़ा देगा। इसे टैरिफ वॉर बोलते हैं। करेंसी वॉर क्या है? देखिए, करेंसी वॉर में क्या होता है, एक देश है, दूसरा देश है XY, अपने सामान को सस्ता करने के लिए, मार्केट में बहुत ज्यादा डंप करना हो, तो क्या करते हैं ये? अपनी करेंसी को मार्केट में डंप करना, क्या? एक्सपोर्ट बढ़ाना हो, अपनी चीजें सस्ती करनी है, तो कैसे करेंगे? अपने करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं। जैसे भारत का रुपया अभी $1 के बराबर कितना हो गया है? लगभग 94 रुपया पहुंच गया है। ठीक है, तो वैसे ही चाइना क्या करेगा? अगर ये दोनों लड़ेंगे, US और चाइना, तो क्या करेगा? चाइना अपनी करेंसी गिरा देगा। ठीक है, अपनी करेंसी कम कर देगा, उसकी वैल्यू कम कर देगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो ये क्या है? करेंसी वॉर, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर में। ठीक है, तो पावर पॉलिटिक्स बढ़ा रहे हैं ये। एग्जाम्पल के लिए, US चाइना ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी वॉर, ये दोनों देश क्या है? टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत जबरदस्त है, AI और चिप्स के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप्स के मामले में। ठीक है, तो सवाल ये है कि US और चाइना इतने पावरफुल क्यों है? ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है, इसलिए सुपर पावर बने पड़े हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या है? इनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। चारों चीजें जो है बहुत स्ट्रांग है। इसी कॉम्बो से ये G2 बने हैं। G2 मतलब ग्लोबल पावर, ग्लोबल पावर में खड़े हैं। तो पहला देखिए क्या है, इकोनॉमी पावर इनके पास है। यूनाइटेड स्टेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। चाइना दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फैक्ट देख लीजिए इसका, US GDP कितना है? लगभग $27 ट्रिलियन। चाइना क्या है? चाइना की GDP $18 ट्रिलियन से ज्यादा है। ठीक है, तो इस मामले में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो ग्लोबल ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये फाइनेंस को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में देखिए और ट्रेड पावर में देखिए, चाइना क्या है? दुनिया का फैक्ट्री हब है।
इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, मेडिसिन सब यहाँ बन जाता है। फैक्ट क्या है, चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 30% से ज्यादा शेयर रखता है लगभग, इसलिए सुपर पावर बने हुए हैं। और यूएस का क्या है, ग्लोबल कंपनीज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस एंड इनोवेशन में स्ट्रांग है। आप देखते हैं इन सब चीजों को। और टेक्नोलॉजी पावर है इनके पास, दोनों कंट्री के पास। एआई, चिप्स, स्पेस, इंटरनेट में सबसे आगे। एग्जांपल के लिए यूएस का गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये तो काफी फेमस है कंपनी एनवीडिया। अभी क्या कर रही है, भारत में डेटा सेंटर लगा रही है। किस चीज के लिए, गेमिंग के लिए। कौन सी गेमिंग, क्लाउड गेमिंग देगा। क्लाउड गेमिंग, क्लाउड गेमिंग का मतलब है कि आपको ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे सीधा प्ले करिए गेम, अपना लॉगिन करके गेम खेलिए। ठीक है, आज क्या हो रहा है, बहुत लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और क्या करते हैं, कैसेट वगैरह, PS5 के बारे में सुना होगा, PFS ऐसा कुछ बनाया हुआ है गेम, कैसेट वगैरह करते हैं, वो नहीं चाहिए इनको। सीधे एनवीडिया क्या करेगा, डेटा सेंटर भारत में लगा देगा, क्लाउड गेमिंग देगा, आइए खेलिए हाईटेक, इन सबको खा जाएगा ये PS5 ये सारी चीजें को। ठीक है, चाइना, टेंसेंट, अलीबाबा, हवाई, ये सब इनके टेक्नोलॉजिकल पावर है। तो क्या है, एआई और सेमीकंडक्टर रेस चल रही है। ये सब तो है ही, अभी एआई और सेमीकंडक्टर की रेस चल रही है। और मैंने बताया था इससे पिछली वाली क्लास में, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हीलियम गैस। हीलियम गैस, और हीलियम गैस जो है यूएस के पास भरमार है, बहुत जबरदस्त। यूएस, कल का मैप अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, यूएस के पास हीलियम गैस जबरदस्त है, इसलिए वो बना सकता है। मिलिट्री पावर इनके पास जबरदस्त है। कैसे, देखिए, मिलिट्री पावर है इनके पास, न्यूक्लियर वेपन्स है, एडवांस आर्मी है। तो यूएस मिलिट्री बजट पे कितना खर्च कर रहा है, यूएस अमेरिका 800 बिलियन से ज्यादा, 800 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अपने आर्मी पे खर्च करता है। चाइना क्या कर रहा है, 290 बिलियन से ज्यादा डॉलर, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी पे खर्च कर रहा था। इसलिए ग्लोबल सिक्योरिटी में इनका बड़ा रोल है। तो इनको G2 क्यों बोला जा रहा है, अब मैं वो बता रहा हूँ, क्यों ताकतवर ग्लोबल सुपर पावर इनको बोला जा रहा है, क्यों इनकी चलती है। अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंशियल पावर, इंटरनेशनल यानी IMF में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, वर्ल्ड बैंक में, इंस्टीट्यूट में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है इनका। ठीक है, यूएस का IMF में, वर्ल्ड बैंक में यूएस का कंट्रोल है। चाइना बेल्ट एंड BRI इनिशिएटिव चलाता है, तो 100 से ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, 100+, ये गिनती बढ़ती रहेगी। ठीक है, और मिडिल पावर कौन है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि G2 लिखने का मतलब क्या है, बियॉन्ड, और इस आर्टिकल का टॉपिक क्या है, बियॉन्ड G2। ठीक है, कि पावर से नहीं, रूल बेस्ड चलना चाहिए पूरा जियो पॉलिटिक्स, यानी कि दो लोग केवल ये तय करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अभी बात करेंगे यूएसए और चाइना का दोगलेपन का, हिपोक्रेसी का क्या है। मिडिल पावर कौन है, अभी बताया था, ऐसे देश जो सुपर पावर नहीं है लेकिन प्रभावशाली रखते हैं, मतलब ये रहा सुपर पावर, ये रहा एकदम लोकल, ये रहा बीच में, तो ये क्या है, मिडिल पावर है। इसमें इंडिया, जापान वगैरह आते हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये सब क्या है, मिडिल पावर है। ये जो टर्म है मिडिल पावर, ये सब IR में यूज होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में। देखिए, ग्लोबल ट्रेड में इनकी विशेषता ये है कि ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रांग है और बैलेंस डिप्लोमेसी चलाते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली डिप्लोमेसी अपनाते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब न एक देश की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होगा, न दूसरे देश का बहुत झुकाव होगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ये डिसीजन लेंगे, ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इनकी खासियत क्या है, मिडिल इनकम की, ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रांग है, मतलब सुपर पावर जितना स्ट्रांग नहीं है, चाइना यूएस जितना नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग है। ये देश दुनिया के व्यापार में बड़ा रोल निभाएंगे। कैसे, इंडिया क्या करता है, IT सर्विसेज देता है, फार्मा एक्सपोर्ट करता है, जर्मनी क्या करता है, कार्स और मशीन्स बनाता है, जापान क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी वगैरह बनाता है। ठीक है, और ये ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा धाक रखते हैं। इंडिया IT सर्विसेज में बहुत ज्यादा रखता है, जर्मनी कार्स वगैरह में, जापान इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, तो इसलिए मिडिल पावर है। और इनकी डिप्लोमेसी कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है, किसी एक साइड यानी यूएस या चाइना की पूरी तरह साथ नहीं जाएंगे, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। ये है मिडिल पावर, मान लीजिए ये है सुपर पावर वाले देश, तो इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी बैलेंस बनाएगा। जैसे अभी देख लीजिए इंडिया का मामला, इंडिया क्या कर रहा है, रसिया के साथ भी रिलेशन है, यूएस के साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ भी। तो कुछ लोग ये आपको सोशल मीडिया बोलते हुए मिल जाता है कि हमको इंडिया का वर्तमान क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी समझ ही नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रही है, नॉर्मल तो है, बिल्कुल नॉर्मल है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे, इसमें समझने वाली क्या बात है। हमें दिख रहा है कि हम स्ट्रेस में फंसे हुए, टेंशन में फंसे हुए, तो हमको बैलेंस बना के तो चलना ही होगा, इसलिए मिडिल पावर है। ये कहना कि आपको इंडिया का फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ में आ रहा है तो आप घर बैठिए, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो
तो हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के चलना होगा ना, बूमा बूम तो नहीं करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, यूएस के साथ हमारी दोस्ती भी है, इंडिया की यूएस के साथ भी, रशिया के साथ भी रिलेशन ठीक है, चाइना के साथ हम कंपटीशन में भी रहते हैं। ठीक है, कहने को कंपटीशन में रहते हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं, प्रयास वर्ड चाहिए होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश में रहे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, बैलेंस डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, या इसको आईआर का लैंग्वेज है ये, इंटरनेशनल रिलेशन का, बैलेंस डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वर्ड याद रखिएगा। अब आईआर जब पढ़ते हैं तो आपको ये सब पता चलता है। ठीक है, तो रियल लाइफ एक सिचुएशन देखिए, जब यूएस और चाइना लड़ते हैं, जैसे ट्रेड वॉर कर लिया, टेक वॉर कर लिया, टेक्नोलॉजी वॉर हो गया या ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर में क्या, करेंसी वॉर, टैरिफ वॉर, ये कर लिया। तो मिडिल पावर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दो ताकतवर लोग लड़ रहे हैं, बीच में आप मिडिल पावर, बहुत ज्यादा ताकतवर है नहीं है, लेकिन दोनों तरफ आपका दोस्ती है थोड़ा थोड़ा, तो आप क्या करेंगे, मत तोड़ो, अरे हटो हटो हटो, अरे हटो हटो हटो, मत तोड़ो, मिल के रहो, भाईचारे के साथ रहो, वही करो। तो मिडिल पावर यही करता है, टेंशन कम करने की कोशिश करेगा, कोऑपरेशन बढ़ाता है, नए रूल बनाने की बात करता है, कि अगर सुपर पावर लड़ रहे हैं तो कोई ऐसा रूल बनाओ जिससे बैलेंस आए। ठीक है, तो इंडिया की भूमिका, जापान की भूमिका, जर्मनी की भूमिका यही रहती है कि टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं और सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने शुरू में सवाल क्या पूछा था, कि दुनिया पावर से चलेगी या फिर रूल से चलेगी। ठीक है, तो कुछ लोग का आंसर रूल है, कुछ लोग का पावर। जिनका पावर है देख लीजिए, सुन लीजिए, जो पावर को फॉलो करते हैं वो क्या करना चाहेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करना चाहेंगे, यानी सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहेंगे। तो क्यों नहीं करना चाहेंगे, यूनाइटेड स्टेट और चाइना अभी पावरफुल है, तो इसलिए वो चाहेंगे क्या, कि रूल वैसे के वैसे रहे। मैंने स्टार्टिंग में, अब ये जो सीरीज है बिजनेस स्टैंडर्ड का, आप उसमें देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ का भी मीटिंग चल रहा है। डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में मैंने बहुत सारे बताया था कि डब्ल्यूटीओ में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अपीलेट बॉडी है, जिसमें जजेस वगैरह आते हैं, जब फाइनल डिसीजन देता है, इसमें जज वगैरह नहीं है, और यूएस नहीं चाहता कि इसमें जज आए, और मामला क्या लटक जाता है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ये सब वैसे के वैसे ही डब्ल्यूटीओ को रहने देना चाहते हैं। इससे रूल्स वैसे रहेंगे जिससे उनका फायदा होता रहेगा, इनका फायदा है। ठीक है, यानी पावर इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं। यूएस और चाइना ट्रेड रूल अपने हिसाब से यूज करते हैं, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अभी जो मीटिंग चल रही है डब्ल्यूटीओ का, उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अगर जाएंगे भी, अगर हैं भी, तो क्या करेंगे, मैंने बोला था ना, चाय समोसा खा के चले आएंगे, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सिस्टम उनके फायदे दे रहा है वो उसे बदलना नहीं चाहेंगे। अपने ऊपर ले लीजिए, आपको अगर कोई सिस्टम फायदा दे रहा है और बाहर से कोई लोग आ रहा है कि इसको बदलो, सबको फायदा हो, ऐसा हो केवल तुमको ही फायदा हो रहा है, तो आप लड़ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह का मामला लटक जाए, मामला कहीं कहीं फंसा दे और हमको फायदा होता रहे। ठीक है, वैसा ही करते हैं चाइना और यूएस, अपने फायदे के लिए दूसरों को लटका कर रख देते हैं। और इस आर्टिकल में एक वर्ड है मिडिल पावर राइज, मिडिल पावर राइज, यानी मिडिल पावर उठ रहा है। तो मिडिल पावर को आगे क्यों आना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया, जापान, जर्मनी को क्या करना पड़ेगा, ये देश मिलकर नए रूल्स बना सकते हैं, फेयर सिस्टम ला सकते हैं। ठीक है, कैसे, रीजनल कोऑपरेशन, जैसे लोग G7, G8, G20 बनाए हुए ना, वैसे ही रीजनल R3, R12 ये बना सकते हैं। कैसे, देखिए, एक सेकंड, आपको पहले एक बार महसूस कराते हैं थोड़ा। देखिए, जैसे G7, G8, G20 वगैरह बना है, वैसे भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या, आसपास के जितनी भी कंट्रीज हैं उनको मिलके क्या करना चाहिए, उनको मिलके क्या करना चाहिए, अपना खुद का कोऑपरेशन बनाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये भारत है, तो आसपास की कंट्रीज हैं, ठीक है, ये चाइना हो गया, आसपास की कंट्रीज से मिलकर कोऑपरेशन बनाए। ठीक है, R3 जैसा, रीजनल, R मतलब रीजनल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, R3 मतलब क्या है, आपने फ्री ट्रेड कर ले आपस में, फ्री ट्रेड वाला सिस्टम कुछ बना ले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करें आपस में। ठीक है, छोटे छोटे ऑपरेशन बनाए, और WTO, ये UN का वेट न करे यहाँ पे, कि यहाँ पे जाएंगे सारे देश सहमत होंगे फिर एक रूल बनेगा, नहीं। आर्टिकल का सजेशन ये है कि R3 जैसा, R12 जैसा कुछ अपना रीजनल कोऑपरेशन बनाए, आपसी में सहमत होकर व्यापार करना शुरू करें, वेट न करें, खासकर इनका WTO, UN का। आज इस वक्त आप सुन रहे होगे ना, इंडिया बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ जाके डील हो रही है फ्री ट्रेड करने के लिए। तो क्यों किया जा रहा है, ये आर पे फोकस किया जा रहा है, यानी रीजनल कोऑपरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर पे फोकस किया जा रहा है, R3 बना ले, R4 बना ले, R12 बना ले। ठीक है, तो इंडिया, EU, जापान मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रहे हैं, सप्लाई चेन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बैलेंस आएगा।
ठीक है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन देखिए, मान लीजिए कि चाइना से, ये चाइना है और कंट्रीज हैं, ये एक्स वाई जेड ए बी, ये कंट्री है। चाइना सबको एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ सबको एक्सपोर्ट कर रहा है ये चाइना, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी ये सब देश जो है पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट है चाइना पे। जब ये एक्सपोर्ट करेगा तभी चलेगा। तो ये क्या है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट है सब कुछ, कि यहीं से सब ले रहे हैं सारे देश, सारे देश। तो क्या है, सप्लाई चेन एक जगह है, ठीक है, डाइवर्सिफाई नहीं है। कोई भी चीज लेनी है तो ये जो एक्स देश है चाइना से भी ले, यहाँ कोई देश है इससे भी ले, यहाँ देश है कोई इससे भी ले, यहाँ देश है इससे भी ले, ठीक है, एक ही जगह टिका ना रहे। मान लीजिए यहाँ पे कहीं कुछ कोविड जैसा कुछ हो गया, कोविड जैसा कुछ बंद हो गया, तो इसने पूरा लॉकडाउन लगा दिया, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। तो क्या होगा, अब इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी एक ही जगह सारा चीजें कॉन्सेंट्रेट था। तो ये यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ले, ये है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। अपने सप्लाई चेन को बेहतर किया हुआ है, डाइवर्सिफाई किया, एक ही चीज पे टिका नहीं हुआ है, समझ में। और आर जो बोला जा रहा है, R3 R12 बनाए, रीजनल कोऑपरेशन बनाए, ये इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जाए। हर देश अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई रखे, एक देश से नहीं ले, सारे देशों से थोड़ा थोड़ा लेता है, ठीक है, ताकि कहीं इकोनॉमिक शॉक आ गया, जो अभी हॉर्मुज वाला मामला हो गया वो हो गया, या फिर कोविड जैसा हरकत हो गया, ये चीज हो गई, तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी देश को, समझ में आया। अब देखिए, ये जो रीजनल R3 R2 बनाना या R12 बनाने की बात क्यों चल रही है, ये इसलिए चल रही है कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे UN हो गया, WTO होगा, इसमें मामले लटक रहे हैं, इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, WTO में रिफॉर्म करने की जरूरत है, UN में रिफॉर्म करने की जरूरत है। यहाँ वीटो की प्रॉब्लम है, कुछ भी होता है वीटो लग जाता है। WTO में क्या है, इसका जो है एप्लीट बॉडी उसमें गड़बड़ है, ठीक है, और ये इसका बेस ईयर भी गड़बड़ है। मैंने अगर पिछली क्लास देखा हो तो आपको पता चलेगा, इसका बेस ईयर जो है 1986 से 1988 पे टिका हुआ है, इससे काउंट करता है, जिससे वजह से दिक्कत होती है। हम अगर सब्सिडी, हमारा भारत देश सब्सिडी दे रहा है किसानों को, तो हमारी सब्सिडी ज्यादा लगने लगती है ऑटोमेटिक, उसके बेस ईयर में गड़बड़ी है, ठीक है। इसलिए रीजनल कॉर्पोरेशन बना के हम आपस में ट्रेड करें, इनके भरोसे बैठेंगे तो चाइना US करने नहीं देगा, ये खुद ही इसमें रिफॉर्म नहीं चाहते। अभी तो क्या हो रहा है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, MC14 चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 2 दिन और चलेगा, फिर क्या होगा, फिर चाहे मैंने बोला था क्या, कुछ नहीं निकलेगा, चाय समोसा खा के चले आएंगे। अभी हो जाने दीजिए पूरी मीटिंग, फिर बात करेंगे इस पे। यूनाइटेड नेशन में भी प्रॉब्लम है, तो क्या है, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, और UN में वीटो की प्रॉब्लम है, US चाइना रसिया इन लोग का बोलबाला है, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें R पे फोकस करना है, रीजनल कोऑपरेशन बनाने पे फोकस करना है। कोई भी बड़ा देश फैसला रोक सकता है वीटो पावर के मामले में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वॉर पर एक्शन नहीं हो पाता, अभी इतना भयंकर वॉर हुआ, US ने क्या किया, वेनेजुएला में क्या किया आपको पता है, अभी ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है वो भी पता है, US इजराइल ईरान हुआ ये भी पता है, रसिया यूक्रेन हुआ वो भी पता है। मुंह बन के ऐसे UN देख रहा है, केवल कर कुछ नहीं रहा है, तो क्या इनकी क्या वैलिडिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है ऐसे इंस्टीट्यूट का, जब जो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो क्या है, आर्टिकल क्या बोल रहा है, रीजनल कोऑपरेशन पे फोकस करो, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की जा रही है कि सिस्टम स्लो हो गया, वीक हो गया सब, समझ में। और ये रीजनल कोऑपरेशन यानी न्यू अलायंस बनाया जाए, तो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मिडिल पावर अब छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं, मिडिल पावर इंडिया जापान जर्मनी, ये छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं। जैसे इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया जो है एक ग्रुप बना के सप्लाई चेन कोऑपरेशन कर रहे हैं, क्वाड जैसा ग्रुप हो गया ये क्वाड, ठीक है। तो आर्टिकल में R3 R12 आइडिया है, मतलब छोटे फ्लेक्सिबल ग्रुप बन रहे हैं, ये क्वाड भी उसी का एग्जाम्पल है। R का रीजनल कोऑपरेशन का फायदा क्या होगा, जल्दी डिसीजन होंगे, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन होगा जब हम रीजनल कोऑपरेशन बनाएंगे, ठीक है। इंडिया हो गया, जापान हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्या है, क्वाड बना के चल रहे हैं। अब देखिए इकोनॉमी का एंगल क्या है और प्रॉब्लम क्या है। जब पावर से पूरा देश चलेगा, दुनिया चलेगी, तो अनफेयर ग्लोबल ट्रेड होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वीक है, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, यानी चाइना सेंट्रिक, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, फेयर ट्रेड सिस्टम, ये जो मैंने बताया सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो फेयर ट्रेड सिस्टम बनेगा। तो ग्लोबल गवर्नेंस की क्राइसिस है, R3 R बनाना यानी रीजनल कोऑपरेशन बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस है, इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, डिसीजन मेकिंग में स्लो है, वीटो पावर की प्रॉब्लम है, रिफॉर्म रुका हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस है, मतलब क्या है, रूल्स से नहीं चल रहा है कुछ, रूल्स से दुनिया नहीं चल रही, पावर से चला रहे हैं,
पावर यहाँ हावी है, रूल्स बेस्ड और गवर्नेंस नहीं है, रूल बेस्ड गवर्नेंस नहीं है, पावर बेस्ड है, इसलिए ये सब वीक पड़े हुए हैं। और ये R3 R12 की जब मैं तब से बात कर रहा हूँ तो इसे मिनी लैटरलिज्म बोलते हैं। एक होता है क्या है, एक मल्टीलैटरलिज्म है, एक है मिनी लैटरलिज्म। ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म में बहुत सारे देश आएंगे, बहुत सारे देश। मिनी लैटरलिज्म में 4-5 देश आपस में मिलकर कॉपरेशन बनाते हैं। और मल्टीलैटरलिज्म का एग्जांपल कौन सा बनेगा, जहां पे यूएन WTO ये मल्टीलैटरलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, और ये मिनी लैटरलिज्म का एग्जांपल है। लेकिन मल्टीलैटरलिज्म वाला जो ऑर्गेनाइजेशन ये बना रखे हैं इसमें दिक्कत है, भी सुधारने के लिए बोला जा रहा है। मल्टीलैटरलिज्म तो नाम का है, इन्फ्लुएंस किसका है, चाइना यूएस का, इन्हीं की चल रही है। तो इसलिए मिनी लैटरलिज्म पे जाने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे ग्रुप बनाए। ठीक है, पर्पस क्या है, फास्ट डिसीजन लाना, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन के लिए ऑपरेशन बना रहे हैं। तो ये आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यूएन में डिसीजन स्लो है, WTO रिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो छोटे ग्रुप बना रहे हैं ताकि जल्दी डिसीजन हो, प्रैक्टिकल तरीके से काम हो जाए। तो ये R3 R12 का एग्जांपल कौन है, क्वाड, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ये थिंकिंग के इन सब चीजों के एग्जांपल है। समझ में आया? आर्टिकल किस पे था, G2 यानी चाइना और यूएस, क्या पावर से देश पूरे वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा या रूल बेस्ड होना चाहिए? तो जवाब है रूल बेस्ड होना चाहिए, केवल ये G2 से नहीं चलना चाहिए। इसीलिए मिडिल पावर क्या कर रहा है, उठ रहे हैं। मिडिल पावर उठ रहे हैं का क्या मतलब है, वो रीजनल कॉपरेशन बना रहे हैं, रीजनल संगठन बना रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं और आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूएन WTO इसमें सुधार करने की जरूरत है। और सुधार कौन नहीं होने देना चाह रहा है, सुपर पावर। सुपर पावर कौन है, चाइना और यूएस। ये सब सुधार नहीं करने देना चाहिए, अपने फायदे के लिए सुधार ही नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए मिडिल पावर उठ रहा है, मिडिल पावर राइस, मिडिल पावर उठ रहा है, जिसमें इंडिया, चाइना, जर्मनी, जापान वगैरह है। ये अपने रीजनल कॉपरेशन बना रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं ताकि डिसीजन वगैरह फास्ट हो, जब ऐसा ना हो कि WTO मामला जाए वहीं लटक के रह जाए। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रूल बेस्ड होना चाहिए, पावर बेस्ड नहीं, इंक्लूसिव होना चाहिए, सबकी बात सुनी जाए, फेयर ट्रेड होना चाहिए, पावर बैलेंस होना चाहिए। तो इंडिया का रोल इसमें कैसे हो सकता है, ठीक है, इंडिया का रोल इस मामले में कैसे हो सकता है कि इंक्लूसिव हो सारा चीजें, ठीक है, रूल बेस्ड हो, इंक्लूसिव हो, फेयर ट्रेड हो, पावर बैलेंस हो। इंडिया क्या है, नेचुरल मिडिल पावर है, हमेशा ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है, G20 में लीडरशिप की भूमिका में रहता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जैसे यूपीआई वगैरह, तो सबको देता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है बता चुका हूँ। तो इंडिया क्या है, ब्रिज की तरह है, वेस्ट की तरफ भी वेस्ट की तरफ भी अपना कनेक्शन बना के रखता है ग्लोबल साउथ के बीच में। ठीक है, तो ये है अफ्रीका, ये है वेस्ट, ये है एशिया, ये रहा इंडिया। तो इंडिया क्या है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है, एक जो ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। तो इंडिया क्या है, न बहुत ज्यादा कमजोर है, न बहुत ज्यादा सुपर पावर, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग है। तो इंडिया क्या क्या कर सकता है, ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है, गरीब और डेवलपिंग देशों की प्रॉब्लम उठाता है, क्लाइमेट फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए बात हो रही थी काफी, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आवाज उठाता है। G20 में लीडरशिप की भूमिका में कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों को साथ लाता है एक मंच पे, ठीक है, सबको एक टेबल पे बिठाता है। डिजिटल मॉडल देना, यूपीआई, आधार जैसे सिस्टम भारत ने बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है, ठीक है, तो दूसरे देशों को सिखा सकता है टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट कैसे हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी एक साइड के साथ पूरी तरह नहीं जाता है, खुद के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है। ठीक है, तो इंडिया का रोल एक ब्रिज जैसा है, जो अफ्रीका की तरफ, वेस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ, एशिया की तरफ अपना एक ब्रिज की तरह भूमिका निभा सकता है। इंडिया सुपर पावर नहीं है, न बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि कॉन्सेप्ट में मल्टीलैटरलिज्म, कई देशों के साथ मिलकर काम करना, ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस, ग्लोबल सिस्टम वीक, मिडिल पावर डिप्लोमेसी, बैलेंस फॉरेन पॉलिसी, रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल से दुनिया चले, पावर से नहीं। ठीक है, ये हो गया आज के लिए। और आपको मैं दिखा दूं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। और आपके लिए क्या है, इंट्रोडक्शन, G20 डोमिनेंस, ग्लोबल क्राइसिस, बॉडी में क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ G2, रोल ऑफ मिडिल पावर, इंस्टीट्यूशन फेलियर, इकोनॉमिक इश्यूज। कंक्लूजन में इंक्लूसिव रूल बेस्ड ऑर्डर और इंडिया ब्रिज। ये आपको एक फ्रेमवर्क मिला है, एक फ्रेमवर्क टाइप का है। अगर क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ गया वर्ल्ड ऑर्डर से, ठीक है, इस तरीके का कुछ मिलता जुलता, तो ये होगा पूरा उसका स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ज्यादा उसमें फैक्ट वगैरह डाल के कंफ्यूज नहीं करना है, बातें समझ में आ जाए उस तरीके का बताना है। ठीक है, फाइनल रिवीजन के लिए G20 प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशन फेल, मिडिल पावर राइज, R3 R2 ग्रुप, इंडिया ब्रिज की तरह। ये रिवीजन के लिए, ये सब देखते ही आपको पीछे का सारी चीजें याद आ जाएगी। ये क्या है, माइंड मैप, माइंड मैप दिया है
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब मिडिल जो पावर है वो राइज कर रहा है। ये पूरा माइंड मैप है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें सारा चीजें लिखा हुआ है, ट्रेड स्ट्रॉन्ग, बैलेंस, डिप्लोमेसी, ब्रिज, ठीक है। एक एक कीवर्ड में लिखा हुआ है तो आपको तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएगा तुरंत। इंडिया का रोल क्या है, वो भी एक ब्रिज की तरह है सब। आज मैं तो ये आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया का रोल क्या है, मिडिल पावर है, मिडिल पावर वगैरह वो कैसे राइज कर रहे हैं, रीजनल कॉपरेशन क्यों बन रहे हैं, इन सब का कारण पता चलेगा। और जो अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और उसमें मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि कुछ होगा नहीं, ठीक है। बस वो केवल आएंगे, चाय समोसा खाएंगे और फिर बोल देंगे अगली मीटिंग में देखते हैं, यही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो चैनल है ISPCS, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही देखें, ये जो चल रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये जनरल नॉलेज के लिए है, सभी लोग देख सकते हैं। तो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर कोई भी देख सकता है। और अगला वीडियो कल आने वाला है, जो भी ट्रांसजेंडर का मुद्दा बहुत चल रहा है, ठीक है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसमें, वो भी। और उसके इतिहास पे एक वीडियो बना दिया है मैंने, अगर आप चाहें तो लास्ट में आएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।